दोस्तों, जब वह भूतिया घटना का मेरे घर में शुरुआत हुई थी, तभी मुझे सचेत हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरी नज़र में भूत प्रेत का अस्तित्व था ही नहीं। मैं कैसे सचेत होता? जब तक मैं कुछ सोचता समझता, तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। ये जो घटना आपको बता रहा हूँ ना, ये साल 2004 की है। राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से इस घटना को शुरुआत करता हूँ। मेरी उम्र लगभग 25 साल के ऊपर हो चुकी थी। मैं एक फैक्ट्री में प्राइवेट काम करता था। मेरे पिता सरकारी जॉब में थे और वो रिटायर होके आ चुके थे। मैं शहर में ही रह करके मैं अपने माँ अपनी बहन को अब देखभाल करता था। गांव में हमारा कोई परिवार था ही नहीं। पहले हमारी माँ और मेरी बहन गांव में ही रहा करती थी, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मेरी माँ मेरे से दूर रहे, मेरी बहन मेरे से दूर रहे। तब मैं जहाँ मैं काम करता था, पहले तो दोस्तों के साथ में रहा करता था, लेकिन अपने लिए एक मकान मैंने किराए पर ले लिया था। और उसी किराए के मकान में हम, मेरी बहन और मेरी माँ रहा करती थी। जो पिताजी थे वो तो 6 महीने 7 महीने कभी 4 महीने पर आया करते थे। तब मैं उनसे कहता था, वो जगह भी देखते थे, वहाँ का आबो हवा देखते थे, तो कहते थे कि अमित, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा ना, जो भी पैसा मिलेगा ना, तो पहले तो तेरी बहन का शादी करना है, और उससे कुछ पैसा बचेगा ना, तो हम यहीं आसपास में कोई सस्ता सा मकान ले लेंगे, हम भी यहाँ रहा करेंगे, ये जगह मुझे अच्छी लगती है। मैं भी बड़ा खुश हो गया था। लेकिन मेरी जो माँ थी ना, वो कहती थी कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं, बिटिया तो अपने घर चली जाएगी और इसके बाद हम अपने गांव लौट जाएंगे। हम गांव पर ही रहेंगे, पुराने घर को सही ढंग से मरम्मत करा करके ठीक ठाक करवा देंगे और हम दोनों लोग वहीं पर रहेंगे। और तब मैं माँ की बात को विरोध करता था, कहता था क्या मैं अकेले रहूँगा? तो माँ कहती, अकेले क्यों रहेगा, तेरी भी शादी हो जाएगी, तेरी पत्नी आ जाएगी, तेरी पत्नी के साथ में अपना शहर में रहना। लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरा जो पूरा परिवार है मेरे साथ में रहे, और इस बात को मेरे पिताजी मेरे से सहमत थे। लेकिन माँ हमेशा विरोध किया करती थी कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो अपना गांव ही अच्छा लगता है। मजबूरी से शायद वो हमारे पास में रहती थी। अब साल भर तो किसी तरह से हमने माँ को अपने पास में रखा, और इसके बाद पिताजी का रिटायरमेंट आ चुका था, रिटायर हो चुके थे, हमारे पास में आते हैं। और इसके बाद लड़का होगा तो हमने पहले ही से देख रखा था बहन के लिए, बस डेट वगैरह फिक्स करनी थी। और उसके बाद हमारी बहन की उसी किराए के घर में शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है। अब जो पैसा बचा हुआ था, इतना नहीं था कि हम कोई अच्छे मकान को अब इस कॉलोनी में इस जगह पर हम खरीद सके। बहुत सीमित पैसा था, एक छोटा सा बजट में हमें मकान देखना था। अब पिताजी कहने लगे, देखो अमित, अब तो इतना पैसा ही बचा है, इसी में हमें सब कुछ देखना है। तब मैं सोच लिया था कि मैं अब क्या करना है। कुछ हमारे दोस्त थे, मैं उनसे मदद लेता हूँ और मकान ढूंढवाता हूँ। तब मेरा दोस्त एक आकर के मुझे खुशखबरी देता है, कहता है जो तूने बजट बताया था, उस बजट में एक मकान मुझे नज़र आई है, चल करके देख लो। मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ। जब उस मकान को मैं देखने के लिए जाता हूँ, तो जिसका मकान था वो हार्डवेयर का काम करने वाला व्यक्ति था, उसका दुकान था, बहुत लंबा चौड़ा दुकान था, और उस घर में वो स्टोर बना रखा था। उसमें लोहे के पाइप, प्लास्टिक के पाइप, ना जाने क्या क्या चीज़ भर रखा था। मैं एक बार देख करके तो हिचक गया था, अरे इसमें तो इंसान रहता नहीं, इसमें तो मशीनरी के पार्ट रहता है। और तब मेरा दोस्त कहने लगा कि हाँ, अभी तक तो ये स्टोरी था, लेकिन ये जो है मकान अब बिकने वाला है, चल करके मैंने तो बात कर लिया हूँ, बस तुम देख लो, पसंद कर लो। ये सामान का क्या है, सामान तो एक दिन में हटा लेगा। वो मकान बेचना चाहता है, उसको पैसे की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ पूरा मकान को घूम करके, मकान उस बजट में ऐसा मिलने वाला नहीं था। मैं देख करके आश्चर्य रह जाता हूँ
कि इतना सस्ता कैसे मकान मिल रहा है। अब मैं पिताजी को ले आकर के दिखाता हूँ, माँ को लेकर दिखाता हूँ। माँ तो मना कर रही थी कि नहीं, ये मकान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पिताजी जब उस मकान को देखते हैं, कहते हैं इस बजट में तो इतना शानदार मकान मिलेगा नहीं। देखो कितने बड़े बड़े कमरे हैं, देखो आंगन भी है, पीछे बरामदा भी है, और क्या चाहिए। हम यहाँ पर आगे में पेड़ लगा दिया करेंगे, पेड़ लगा देंगे, गर्मी के टाइम में ठंडी ठंडी हवा आएगी। मतलब पिताजी उस घर को देख कर सपना बुनने लगे थे कि कौन सा चीज़ कहाँ रहेगा। इसके बाद हम लोग देर नहीं करते हैं, उस मकान को हम मेरे पिताजी खरीद लेते हैं। और सही कहा था, 3 दिन में सारा मकान जो हार्डवेयर का सामान भरा हुआ था वो निकाल चुका था। अब उसके बाद हैंड ओवर मुझे मिल चुका था। अब जो मकान था उसकी साफ सफाई, रंग रंगाई का काम मुझे अब करना था, और वो भी काम हफ्ते दिन में हो जाता है। अब इसके बाद हम सब एक बार और जाके पूरा परिवार देखते हैं। अब पूरा परिवार में मेरी माँ थे, मेरे पिताजी थे और मैं था। दीदी तो ससुराल चली गई थी। तो हम जाकर के देखते हैं कोई कमी बेसी तो नहीं रह गया। माँ कहती है कि देखो, मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है। पिताजी डांटने लगते हैं, तुझे तो शहर में रहना ही अच्छा नहीं लगता है, तू तो गांव जाना चाहती है। पिताजी में ऐसा अब कुछ ना कुछ बहस मम्मी से साथ में चलता रहता था, लेकिन कोई गुस्से में नहीं, मजाक में। आखिरकार जब घर सब ढंग से देख लिया गया, सब कुछ अपनी जगह पर परफेक्ट हो गया था, रंग रोगन, तब हम उस घर में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। जब घर में शिफ्ट हो जाते हैं ना, जब सारा सामान वगैरह हम लेके आते हैं, तब एक सामने का पड़ोसी था, बूढ़ा व्यक्ति, उम्र काफ़ी था, शरीर हड्डियों का ढांचा था। वो मेरे पिताजी को आकर के कुछ अकेले में बात करने लगता है। पिताजी उससे बात करते रहते हैं, अपना सर हिलाते हैं, कभी ना में कभी हाँ में सर हिलाते हैं। मैं दूर था, मुझे लगा कि पड़ोसी है, अब कुछ हम पड़ोसी हो गए हैं तो कुछ बातचीत हो रही होगी, मैं भी विशेष ध्यान नहीं देता। लेकिन जब पिताजी पड़ोसी से विदा लेते हैं, मेरे पास में आते हैं, कहते हैं अमित, ये जो पड़ोसी थे ना सामने के, तुमने देखा था ना मेरे से जो बात कर रहे थे, उनका कहना है कि ये घर भूतहा है, इसमें काफ़ी दिन से कोई इंसान रहता ही नहीं है। और ये जो घर था तुम देखे थे ना, इसमें हार्डवेयर वगैरह का सामान भरा हुआ था। उनका कहना है कि इस घर में कोई इंसान रहने आता है ना तो ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाता, या तो फिर वो बीमार हो जाता है, या फिर उसके साथ में ऐसी कोई घटना होती है, वो घर छोड़ कर के भाग जाता है। ये घर उसकी नज़र में ठीक नहीं है। मैं उनकी बात पर हंसने लगा, कहने लगा कि पिताजी, आप भी इन बातों को मानते हैं, यकीन करते हैं कि आज के टाइम में भी भूत प्रेत होते हैं? तब पिताजी कहते हैं, हाँ भाई, मैं मानता हूँ। मेरे जो पिताजी थे ना, पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। सुबह जब तक भगवान को आराधना ना कर ले, पूजा ना कर ले, तब तक अन्न ग्रहण भी नहीं करते थे। और मेरी माँ इसके विपरीत थी, वो पूजा पाठ में ध्यान उनका नहीं होता था, इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहा करती थी। अब ना जाने क्यों मेरे पिता धर्म कर्म के काम में रुचि रखते थे, अब मेरी माँ को इस बातों से कोई मतलब नहीं रहा करता था। लेकिन हमारी इस बात पर चर्चा भी हुई, माँ भी थी। माँ इसमें कुछ बोली नहीं, कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी कि ये घर ठीक नहीं है। लेकिन माँ किस बात से कह रही थी, क्यों कह रही थी, मैं अच्छी तरह समझता था। उनको तो गांव में जाकर रहना था, उनको गांव बहुत ही पसंद था। खैर, पिताजी कहते हैं, यार डरने की जरूरत नहीं है, जिस घर में दिया बाती होने लगती है, इंसान रहने लगता है ना, तो उस घर में कभी भी भूत प्रेत रहा नहीं करती है। मैं इस बात को जानता हूँ, अब तुम डरो मत। मैं कहने लगा, मैं पिताजी, मैं भूत प्रेत से कभी डरता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं है, अब मैं इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता। खैर, उस दिन की बात, उस भूत प्रेत का चर्चा हमारे घर में कभी नहीं हुई। सामान्य सा जिंदगी हमारी चलने लगी थी। मैं भी अपने काम में जाता था। मेरे पास में उन दिनों एक पुरानी बाइक
हुआ करती थी और उसी बाइक से अपनी फैक्ट्री जाता था और रात को करीब 9 बजे कभी 10 बजे फैक्ट्री से छूटता था और इसके बाद अपना घर आ जाया करता था। और वहाँ से घर जो था कम से कम मेरा 5 किलोमीटर की दूरी पर था। रोज का आना जाना था। अब इस तरह कुछ दिन तो हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं अपने घर में अपने कमरे में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता था। जब मैं रात को जब आता था लेटना और जब घर में जाता था ना तो घर में बड़ा गंदगी दिखाई देती थी। हालांकि मैं खिड़की हमेशा बंद रखा करता था। मैं मानता था कि पीछे का जो जगह था बहुत खाली पड़ा हुआ था, उसमें धूल मिट्टी उड़ती रहती थी। पीछे कुछ ऐसे पेड़ भी थे जिसकी पत्तियां भी उड़ा करती थी। रेत के साथ में वो भी घर के आंगन में आ जाती थी। तब मुझे लगता था कि ये पीछे से ही ये धूल मिट्टी आती है, लेकिन खिड़की दरवाज़ा तो हमारा बंद रहता था। तब मैं माँ से पूछता था कि माँ, मेरे कमरे की जो खिड़की दरवाज़ा आपने खोल रखा था क्या? तब माँ कहती कि नहीं बेटा, मैंने तेरी खिड़की को खुला ही नहीं, मैं तो कमरे में गई भी नहीं। मुझे सामान्य सी घटना लगी थी। मैं साफ सफाई का बहुत ही शौकीन था, पसंद था मुझे साफ सफाई, अपने आप को रखना, अपने घर द्वार को रखना। लेकिन वो दिमाग खराब हो जाता था जब मैं रात को लौट के आता था ना तो मेरे बिस्तर पर भी धूल के कण, कुछ सूखे पत्ती अब नजर आती थी और तब मेरा दिमाग भड़क जाता था। साफ सफाई करता था, माँ को फिर बुलाता था, माँ देखो ना कमरा की कैसी हालत हो गई है, आप दरवाज़ा शायद खुला छोड़ देती हो। माँ कहती है बेटा, तेरे जाने के बाद मैं इस कमरे में आती ही नहीं, पूछ लो अपने पापा से, मैं खिड़की भला क्यों खोलूंगी। माँ अब कितना सच कितना झूठ बोल रही थी मुझे तो उस वक्त पता नहीं लगता था। मैं जानता था कि माँ कभी कभी भूल जाया करती थी, दरवाज़ा खोलने के बाद बंद करना भूल जाती थी। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता था। मुझे लगता था कि माँ का ही कारनामा होगा, माँ साफ सफाई कर रही होगी, खिड़की खुला छोड़ दिया होगा और फिर बंद करना भूल गई होगी। और जब उनको याद आया होगा तब जा कर के वो खिड़की दोबारा बंद कर दिया होगा। मैं ऐसा ही समझता था। लेकिन जब कुछ दिन ऐसा होने लगा ना तो मेरा माथा ठनकने लगा। आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब धूल मिट्टी जो थी अब वो बंद हो चुकी थी। जो मैं जहां सामान रख के जाता था वो सामान वहां पर रहता ही नहीं था, वो अलग जगह पर मुझे मिलता था। अब ये नई समस्या खड़ी हो गई थी। मैं इसके बारे में माँ से पूछता हूँ तो माँ अब ठगा सा जवाब देती है कि नहीं नहीं, मुझे क्या मतलब, जहाँ तू रख के जाता है मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती, मैं छुई भी नहीं, पापा से अपने पूछ ले। पापा से मैं क्या पूछूं? मैं माँ को आदत को जानता था, थोड़ा भुलक्कड़ किस्म की थी, शायद साथ साफ सफाई करने के बाद इधर उधर रख करके भूल जाती होंगी। मैं इस पर भी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देता, ये भी घटना रुक जाती है। इसके बाद जब मैं रात को आता हूँ और गर्मी का टाइम था, नहा धो करके खाना वाना खा करके आराम से सोने की तैयारी करने लगा था, तब मेरे बाथरूम से बर्तन खड़कने की, मतलब उसमें जो बाल्टी लोटा वगैरह नहाने वाने का हमने रखा हुआ था, ऐसा लगा कि कोई बाल्टी, अब भरी हुई बाल्टी को किसी ने खींचा हो, जैसे उसमें से पानी छलका हो। ऐसे मुझे आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ी। मुझे लगा कि शायद मैं नल खोल करके आ गया हूँ, चल के देखते हैं एक दिन बाथरूम में। मैं बाथरूम खोलता हूँ तो वहाँ पर भरी हुई बाल्टी नजर आती है, मतलब जहाँ बाल्टी थी उसी जगह पर रखी हुई थी। तो आवाज़ में किसका सुना था? अब कुछ दिनों तक ऐसी आवाज़ मेरे कानों में आती थी। मैं भाग के बाथरूम में जाता था, कभी कभी नल चलने की आवाज़ आती थी, कभी कभी पानी टपकने का आवाज़ आता था, कभी कभी लगता था कि जैसे बाल्टी किसी ने खींचा हो। जब मैं जाता था तो बाल्टी अपनी जगह पर हुआ करती थी। इस पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कान अब थोड़ा बज रहे हैं, मैं भ्रमित हो गया हूँ, थकान ज़्यादा हो गया है, मुझे आराम करना चाहिए। अब फिर मैं इन चीज़ों पर ध्यान रखता भी नहीं था। मेरे पापा के कमरे में, मम्मी के कमरे में ऐसी कुछ घटना नहीं हो रही थी जो मेरे कमरे में हो रही थी। उस घटना का शुरुआत हो चुका था।
लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। वहाँ पर ऐसी कोई शक्ति थी जो उस घर में, मेरे ही कमरे में, आसपास में घूमती रहती थी। वही घर में गंदगी वगैरह डाल देती थी और उसके बाद वो जो सामान वगैरह था इधर से उधर कर देती थी। उससे भी थक गई तो अब बाथरूम में आ चुकी थी। बाथरूम के बर्तन इधर से उधर करने लगी, नल खोल देती थी। अब मैं तो एक सामान्य घटना समझता था। मुझे लगता था कि मैं थका हुआ हूँ, भ्रमित हूँ। मैं तो अपनी जगह पर सामान देखता हूँ तो कौन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। भूत प्रेत पर मैं यकीन करता ही नहीं था। अब उस घर में ये घटना भी रुक जाती है। अब कोई सामान्य सी घटना भी मुझे नजर नहीं आती है। मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे दिमाग का ही भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं। बाथरूम से कोई आवाज अब नहीं आ रही थी। हम लोग जो भी परिवार थे, तीनों परिवार आराम से उस घर में रहने लगे थे और लगभग 3 महीना बीत चुका था। पिताजी ने तो तुलसी का पौधा भी आंगन में लगा दिया था। सुबह शाम वहाँ पर पूजा भी करते थे, आरती भी करते थे, शाम को दीपक भी दिखाते थे। सब कुछ शांति से चलने लगा था। अब पिताजी भी खुश रहा करते थे। कहते थे कि देखो, घर हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने बजट में मिल जाएगा, तुमने ढूंढ लिया। मुझे बड़ा शाबाशी देते थे। लेकिन माँ हमसे हमेशा वो बस बोला करती थी कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने गांव जाना है। हाँ, हमें गांव का हवा पानी पसंद है, हम जाएंगे ज़रूर। और तब मैं कहता था कि हाँ चलेंगे ना। और कभी कभी पिताजी को लेकर के वो जाने को जिद भी करती थी कि चलो अब गांव घूम कर के आ जाए। पिताजी मना कर देते थे कि लड़का अकेले रहेगा, खाना पीना कौन बनाएगा, पागल हो गई हो, होटल का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं नहीं जाना है। जब इसकी शादी हो जाएगी तब हम अपना गांव चलेंगे, जितना दिन कहोगे हम गांव में रुकेंगे और फिर हम घूम फिर कर कहाँ जाएंगे। पिताजी समझाया करते थे, लेकिन माँ कभी कभी जिद कर लिया करती थी। और उसके बाद ऐसी जिद कर लेती है कि पिताजी को लेकर जाना ही पड़ता है। माँ कहती थी कि मैं ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन के लिए गांव घूम करके आना है। और तब मैं भी माँ का साथ देता हूँ और कहता हूँ पिताजी अब ले जाइए, एक बार माँ को घुमा करके अब लेकर आ जाइए, माँ का मन भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, काफ़ी दिनों से यहाँ पर है ना। माँ पिताजी चले जाते हैं, मैं उस घर में अकेले रह जाता हूँ। और इसके बाद मैं एक रात को फैक्ट्री से लौट रहा था। 10 साढ़े 10 का वक्त था। ऐसे तो नॉर्मल सी मेरे लिए बात थी। कई बार तो मैं समय पर छूट भी जाता था, लेकिन कुछ यार दोस्त हम पार्किंग में बैठ कर के बातचीत करते थे और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता था। अब वैसे ही उस रात कुछ दोस्त मुझे मिल गए थे, हम दोनों तीनों मिल कर के बातचीत करने लगे। आज समय कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 10:30 बज रहा था। दोस्त भी अपने बाइकों को लेकर के अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब मैं मेन रोड की तरफ चल पड़ता हूँ। सामने एक बस स्टॉप था। बस स्टॉप ज़्यादातर फैक्ट्री के ही कर्मचारी इस्तेमाल किया करते थे। दिन के टाइम शाम के तक 8 बजे तक लड़कियां भी, औरतें भी जो फैक्ट्री के एरिया में काम करती थी वो भी वहाँ जाती थी, वहाँ बैठ जाती थी। बस आती थी तो बस पकड़ के अपने अपने घर चली जाती थी। 10:30 बजे जब मैं उस बस स्टॉप के पास बाइक लेके आता हूँ, हाँ, तब मुझे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। हालांकि मैं किसी को जानता नहीं था, मैं किसी को पहचानता नहीं था। हमारी फैक्ट्री में कोई लड़की काम भी नहीं करती थी, सारे जेंट्स ही काम करते थे। कुछ फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पर लड़कियाँ काम किया करती थी। अब ज़्यादा टाइम भी हो चुका था। अब मैं उस लड़की को देखता हूँ एकांत में बैठी हुई, बेंच पर बैठी हुई। शायद उसको बस का इंतजार था। मैं जब उसको देखता हूँ ना तो मेरे मन में दया आ जाती है। मुझे लगा कि अरे टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 10:30 का टाइम हो रहा है, ये ठीक नहीं है, लड़की के लिए ठीक नहीं है। और तब मैं अपनी बाइक लेकर के वहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। उस लड़की से कहता हूँ, मैडम आगे चलना है क्या, देखो ये जगह रात के लिए ठीक नहीं है। अब कुछ ऐसा ही माहौल था। अब रात के टाइम में कुछ शराबी कबाबी लोग घुमा करते थे। मैं भी कई बार इन चीज़ों से निपट चुका था। और तब मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। और तब वो मेरी तरफ देखती है, मुझे पहचानने की कोशिश करती है। अब मैं कहता हूँ, मैडम अगर चलना है तो मैं आगे आगे तक लिफ्ट दे देता हूँ,
कहाँ जाना है आपको? तब वो पहली बार बोलती है, मेरी ही कॉलोनी में, जो मैं कॉलोनी में रहा करता था उसी कॉलोनी का नाम बताती है कि मुझे तो उस कॉलोनी में जाना है। बस के इंतज़ार में थी। मैं कहने लगा, देखिए बस का टाइम, अब मुझे नहीं पता कि बस आएगी कि नहीं आई, टाइम शायद ज़्यादा निकल चुका है। चलिए, मैं भी वो उसी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं आपको अब कॉलोनी में छोड़ दूँगा। लड़की देर नहीं करती है, मेरी बाइक के पिछली सीट पर आके बैठ जाती है। हाँ, मैं फिर बाइक लेके चल पड़ता हूँ। रास्ते भर वो लड़की कोई बातचीत नहीं करती है। हाँ, मुझे ये भी एहसास हुआ था जैसे वो बाइक में बैठी थी ना, तो बिल्कुल उसका वजन का मुझे पता ही नहीं चला था। ऐसा क्यों हुआ था मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि इसका वजन क्या होगा, बहुत हल्की फुल्की लग रही है। मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया था। जब मेरी कॉलोनी आती है ना, तब स्टार्टिंग में ही वो मुझे कहती है, आप रोक दो। मैं यहीं से उतर करके, ये गली दिख रहा है ना, इसी गली में मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। मैं रोक देता हूँ और उसके बाद वो चली भी जाती है। जब तक वो मेरे आंखों के सामने से ओझोल नहीं हो जाती है, तब तक मैं खड़ा था। वो चली जाती है और एक बार भी मेरी तरफ मुड़ करके हाय हेलो भी नहीं करती है, ना धन्यवाद करती है। मुझे लगा कि चलो अब मैंने तो अपना काम कर दिया ना, अब हाय हेलो ना करा, गुड बाय नहीं बोली, कोई बात नहीं है, मुझे उससे क्या करना है। मैं भी अपने घर आ जाता हूँ, आराम से नहाता हूँ धोता हूँ। गर्मी का टाइम था। इसके बाद भोजन मैं सब कुछ सुबह में बना के गया था। अब माँ नहीं रहती थी तो मैं भोजन बना लेता था। अब मैं देखता हूँ कि है जो भोजन है खराब तो नहीं है। गर्मी का टाइम था लेकिन फ्रीजर में रखा हुआ था। मैं देखता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। भोजन निकाल करके बैठ जाता हूँ। आज जैसे ही एक भोजन का निवाला मैं तोड़ता हूँ और उसी टाइम दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो जाता है। मुझे लगा कि माँ आ गई, पिताजी आ गए हैं। मैं खाना छोड़ करके दौड़ता हूँ, जाके दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं इतना खुश हुआ था और तब मेरा चेहरा अब थोड़ा दुखी हो जाता है। मुझे लगा कि मेरी माँ बाप आ गए हैं। अब खुश होना तो स्वाभाविक था। जब मुझे कोई दिखाई नहीं देता है तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। आखिर कौन था? दरवाजे पर दस्तक किसने दिया था? कोई दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा कि कोई मेरे साथ में मजाक तो नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो सामने का घर वगैरह है, अब उसमें तो दरवाज़ा बंद है, अंधेरा हुआ पड़ा है, मतलब लोग बाग तो सो चुके हैं। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, फिर आता हूँ, खाना खाने बैठ जाता हूँ और दूसरी बार भी ऐसी दस्तक होती है। इस बार मैं तेजी से दौड़ता हूँ कि मैं जो भी हो, अब किसने भी दरवाज़ा खटखटाया मैं उसको ज़रूर देखूंगा। और दौड़ के जाता हूँ और जब तक दरवाज़ा खोलता हूँ तब तक वहाँ कोई था ही नहीं। अब मुझे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई मेरे साथ में मजाक कर रहा है, शरारत कर रहा है। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता हूँ कि अब कोई दस्तक करेगा, इस बार तो मैं ज़रूर पकड़ लूँगा। लेकिन उसके बाद दरवाजे पर दस्तक होती ही नहीं है। हाँ, तब मैं आता हूँ, बचा खुचा खाना खाता हूँ। अब मेरे पास में काम ही क्या था। रात भी अच्छी खासी हो गई थी। अब फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता हूँ। जैसे ही आंख बंद होने की होती है, तभी ऐसा लगता है कि कमरे में सुगंध भरा हुआ है। ऐसा एक तेज सुगंध मेरे नाकों का महसूस होता है। अब मेरे घर में कोई सुगंध लगाने वाला था ही नहीं। माँ प्रयोग करती नहीं थी, पिताजी प्रयोग करते नहीं थे। मैं तो बिल्कुल ही इन चीज़ों से बहुत दूर था। तो ये सुगंध कहाँ से आया? मुझे लगा कि सामने वाले के पास से आया होगा, लेकिन बीच में गली थी, चौड़ी गली थी। इतना दूर से सुगंध हमारे घर में, हमारे ही बेडरूम में क्यों आया है? उस वक्त मुझे अब इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचा कि आया है जैसे निकल जाएगा, मुझे क्या करना है, सो जाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेले बिस्तर पर तो नहीं, मेरे साथ में कोई ना कोई है। और जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ, मेरी आदत थी लाइट बंद करके सोने की। जैसे ही आँख खोलता हूँ, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। बल्ब तो मैंने बंद कर रखा था, लेकिन एक सांस की चलने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है और
सांस ले रहा है, लंबी लंबी सांस। सांस थोड़ा अजीब ढंग की थी और मैं एकदम जैसे लगा कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने घर में अकेला हूँ, मेरे माँ बाप भी तो गांव गए हुए हैं, तो मेरे बिस्तर पर आकर के कौन लेटा हुआ है? मैं बिस्तर से उछलता हूँ ताकि मैं जा कर के लाइट ऑन कर सकूं, लेकिन मैं उठ भी नहीं सका था। तेजी से उठा था और तभी एक हाथ मुझे पकड़ करके बिस्तर पर गिरा देता है। पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था। मुझे भूत प्रेत से नहीं, मुझे लगा कि मेरे घर में कोई चोर आ चुका है और मैं चोर से बहुत डरा करता था। मैं जानता था कि वो अपने साथ में कुछ न कुछ ऐसा हथियार वगैरह रखा करते थे। मैं उन चीज़ों से मुझे डर लगता था। अब मैं चीख पड़ता हूँ। अगले पल एक खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है। शांत रहो, शांत रहो, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। जब खनकती हुई आवाज़ एक लड़की की गूंजती है और तब उस आवाज़ को जैसे मैं सुनता हूँ ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। ये आवाज़ तो उसी लड़की की थी जिसको मैं बिठा करके लेके आया था। मैं आवाज़ को भूल ही नहीं सकता था। जब मैं बस स्टैंड से उसको लेके आया था, पहली बार आवाज़ सुना था, खनकती हुई आवाज़ उसकी। सैकड़ों लड़कियों में से मैं उसकी आवाज़ को पहचान सकता था। ऐसी बारीक आवाज़ थी। अब तो मैं और डर चुका था। मैं कहने लगा, तुम कैसे आई, तुम कैसे आई, तुम कैसे आई? दरवाज़ा तो बंद था। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने पर सवार हो गई है और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है कि आखिर मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। जब मेरी आंख खुलती है ना, आज तब सुबह हो चुकी है। मैं देख रहा हूं कि मेरा जो बिस्तर है व्यस्त हुआ पड़ा है। मेरे शरीर पर कपड़ा नाम का कोई चीज नहीं था। और जब मैं डर जाता हूं, रात का मुझे लगता है कि सपना नहीं, ये तो हकीकत में हुआ था। और तब दीवार पर मुझे कुछ लिखा हुआ नजर आता है, काले अक्षर में। जब मैं वो चीज को पढ़ता हूं तो मैं तो और खौफ में भर जाता हूं। उसमें लिखा था, ये घर मेरा है, इस घर में मैं रहती हूं। अगर जिंदा रहना है तो इस घर को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अगली बार मैं कोई टाइम नहीं दूंगी। मैं कांपने लगा था उस अक्षर को पढ़ करके। मैं अब समझने की कोशिश करने लगा कि ये सब मेरे साथ में हुआ क्या। मैं मतलब समझने की कोशिश करने लगा, आखिर ये सब क्या हुआ था रात में। मैं 2 बार दरवाज़ा दस्तक हुआ, दोनों बार भाग के गया। बाहर देखता हूँ कोई नहीं है। क्या मेरे पीठ के पीछे इस घर में कोई घुस आया था? मैं उसको देख नहीं पाया था। अभी भी मैं भूत प्रेत को महत्व नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि कोई न कोई शरारत है। मेरे घर में कोई चोरी करने के इरादा से आया था। क्या वो लड़की आई थी? वही लड़की आई थी जिसको बस स्टैंड से मैं लेकर के छोड़ा था, पतली गली में चली गई थी। मुझे लगा कि हाँ, शायद वो कोई चोर नहीं है जिसको मैंने मदद किया था, बस स्टॉप से लेके आया था। शायद वो मेरे पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गई थी। उसका इरादा मेरे घर पर चोरी करने का था। मैं अपने पिता के कमरे में आता हूँ। माँ का जो अलमारी है वो बंद मिलता है। मैं उसको खोलने की कोशिश करता हूँ। चाबी अब कहीं छुपा के मम्मी रखी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब दरवाज़ा अलमारी का बंद मिलता है तब मुझे सुकून मिलता है। मतलब मेरे घर में चोरी कुछ हुआ नहीं है। शायद चाबी नहीं मिली होगी अलमारी की, मुझे यही लगा था। अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे घर में जो लड़की आई थी, क्या वो चोरनी थी या फिर कुछ और थी। और वो लिखा हुआ काले अक्षरों में वो क्या था? मैं इसके बारे में काफ़ी सोच विचार में लग गया था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक ड्यूटी भी तो जाना था। इसके बाद मैं ज़्यादा सोचता विचारता नहीं। मुझे लगा कि ये सब मेरी गलती है। मैं दरवाजे के पीछे देख नहीं पाया। मैं बाहर झांक रहा था और तब तक वो लड़की घुस आई होगी। ऐसे लड़की से मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। आज के बाद मैं उस पर ध्यान रखूंगा कि कहीं मेरे घर के आसपास मंडराई नहीं। रात को क्या हुआ था मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया था।
मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बिस्तर ऐसा ही सब इधर उधर हुआ पड़ा था। मैं वो सब बातें सोचता हुआ फैक्ट्री तक पहुंच गया था। ये बात मैं अपने दोस्त को शेयर करना चाहता था, एक खास मित्र को। अब मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। जब दोपहर का लंच का टाइम था, तब ये घटना मैं अपने दोस्त को शेयर किया। जैसे ही पूरा घटना मैं बताता हूँ, तब दोस्त कहता है, दोस्त ये चोरनी नहीं है। जिस लड़की का तुम जिक्र करते हो ना, वो लड़की तुम्हारे घर में चोरी करने नहीं जाएगी। वो जो काला अक्षर लिखा हुआ है, तुम उसका मतलब समझ नहीं पाए हो। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं उस दोस्त से पूछ रहा था, आखिर कौन हो सकती है? आई जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तब मेरा दोस्त कहता है कि देखो दोस्त, तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन जितना तुमने मुझे बताया, जो मैं मतलब समझा हूँ, मैं वही चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। उस घर में वो जो लड़की गई थी, वो घर उसका है। वो एक भूतनी है, भूतनी है वो, और वो नहीं चाहती है कि तुम उस घर में रहो। वो घर उसका है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब यही है। वो घर तुम्हारा हॉन्टेड है, भूतिया घर है। तब मुझे वो घटना याद आ जाता है, जब सामने की पड़ोसी मेरे पिताजी से कह रहा था कि ये घर तो हॉन्टेड है। लेकिन पिता कहते थे कि अरे कोई भी हॉन्टेड घर, जिस घर में कोई परिवार नहीं होता है, वो तो भूताहा घर ये होता है, उसमें आत्माएं वास करने लगती हैं। लेकिन जब इंसान आके रहने लगते हैं, घर में दिया बाती जलने लगती है, पूजा पाठ होने लगता है, तब उस घर में कोई प्रेतात्मा टिकती ही नहीं है। मैं उस घटना को समझने लगा था। मैं भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था, लेकिन जब मेरा दोस्त कहता है, तब मैं डर जाता हूँ। कहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ? कहता है, मेरे हिसाब से उस घर में तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का इंतजार करना चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे घर पर चलो, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आ जाते हैं। एक मैं आपको सलाह दूँ? तब मैं कहता हूँ कि हाँ बोलो। वो कहता है, इस घर को जल्दी से जल्दी बेच करके कोई दूसरा घर ले लो। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी थी। इतना जल्दी हम कैसे मकान को बेच सकते थे, दूसरा खरीद सकते थे? जब तक पिताजी गांव से नहीं आते हैं, इस विषय पर हम बात नहीं करते हैं, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी? मेरा दोस्त कहता है कि चलो मेरे घर पर चलो। तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे घर में बहुत कुछ सामान है। अब मैं नहीं रहूँगा तो शायद घर में चोरी चकारी हो जाएगी। मेरी माँ जाते जाते बोल के गई है कि घर का ध्यान रखना। मुझे तो अपने घर में ही रहना पड़ेगा। मैं देखूंगा, जो होगा कल मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं रात को जाता हूँ। अब मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। अब तो मुझे मालूम चल गया था कि भूत प्रेत का अस्तित्व भी होता है। मुझे अपने कमरे में जाने में डर लग रहा था। पिताजी के कमरे में मैं बड़ा थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। अब मुझे लगने लगा कि ऐसा डरता रहूंगा तो ठीक भी नहीं है। खाना पीना जो भी है, आज तो मुझे होटल में ही सब कुछ हुआ था। मैं सुबह में कुछ बना नहीं पाया था, रात का कोई मतलब ही नहीं था, तो होटल से खाना खा करके मैं आ चुका था। अब मैं काफ़ी देर तक पिताजी कमरे में बैठा रहा। वहाँ मुझे सुकून मिल रहा था। तब नींद आने लगी। और जब सब कुछ शांत था, तब मुझे लगा कि शायद ऐसा घटना मेरे साथ में दोबारा ना हो। अब मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। अपने बिस्तर पर अब मुझे नींद आ जाती थी, और दूसरे के बिस्तर पर मुझे नींद आती नहीं थी। ऐसा मुझे ना जाने क्यों होता था। और तब जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आता हूँ, और फिर मुझे नींद आ जाती है। और जैसे ही नींद के गोता लगाता हूँ, कुछ देर के बाद मुझे भयानक सपना दिखने लगता है। मुझे दिखता है कि मैं इसी घर के बाथरूम में खड़ा हूँ, नहा रहा हूँ। और तभी सामने की दीवार से दो हाथ निकलती है। हाथ देखने में गोरी गोरी नजर आ रही है, किसी लड़की की। और अचानक वही हाथ मेरा गला दबोच लेती है, मुझे दीवार पर चिपका देती है, गला घोटने लगती है, मेरा दम घुटने लगता है। मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चिल्ला नहीं पाता हूँ। और अचानक मेरी आँख खुल जाती है। और जैसे ही आँख खुलती है ना, मैं लंबी लंबी सांस लेने लगता हूँ। जैसा लगता है कि मेरे साथ में हकीकत में ऐसा हुआ था।
तब मैं जब अपने बिस्तर पर देखता हूँ तो वही लड़की मुझे बैठी हुई दिखाई देती है। आज तो कमरे में 0 वाट का बल्ब भी मैंने लगा रखा था। अब उस 0 वाट की रोशनी में जब मैं उसको देखता हूँ, वही चेहरा मोहरा, वही शरीर, और अब उसकी आंखें का रंग कुछ और था। आंखों का रंग हल्का लाल दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसकी आंखों में कोई धीमी रोशनी जल रही हो। और वो अपना दोनों हाथ से मेरे गला घोंटने की भरपूर कोशिश किया था। और वो सपना मुझे लगा था कि मैं बाथरूम के अंदर में हूँ, दीवार से 2 हाथ निकले हैं और मेरा गला घोंट रहे हैं। मैं उसको देखता हूँ ना तो एकदम बेड से उछल जाता हूँ, लेकिन वो मुझे भागने नहीं देती है। अपना लंबा हाथ मेरी तरफ अब दौड़ा देती है। मैं उसके पहुँच से दूर नहीं जा पाता हूँ। अब मुझे बिस्तर पर खींच लेती है और उसके बाद मेरे सीने पर कूद जाती है। जोर से मुझे पसलियाँ चटकने की आवाज़ जैसे सुनाई देती है। दर्द का वो दर्द इतनी तेज़ी से मेरे शरीर में फैलता है कि मैं अपने होश हवास खो बैठता हूँ। जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना तो मेरे सीने में दर्द हो रहा था। जैसा लग रहा था कि पसलियाँ कोई टूट तो नहीं गई है। क्या था ये? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ऐसे ही अपने आप को देखता हूँ, लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। मेरे बिस्तर का हालत भी कुछ ऐसे हुआ पड़ा था। तकिया कहीं और, बेडशीट कहीं और। आज जब मैं देखता हूँ, जहाँ पर वो काले अक्षर से लिखा हुआ था, वो अब गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक दूसरी चीज लिखी हुई थी, वार्निंग। वार्निंग लिखी हुई थी। वार्निंग अंग्रेजी में, पहले हिंदी में, अब अंग्रेजी में लिखा हुआ था। वार्निंग के नीचे सिर्फ 1 डे, मतलब 1 रात की मुझे मोहलत मिली हुई थी। मतलब 1 रात इस घर में मैं रह सकता था और इसके बाद इस घर में मैं रहने वाला नहीं था। मतलब वो जो भी प्रेतात्मा थी, मुझे खुली चेतावनी दे रखी थी। मैं सच कहूँ ना कि मैं खौफ में भर गया था। जैसे तैसे अपने आप को संभालता हूँ। अब क्या नहाना, क्या धोना, कपड़े उपड़े अब बदलता हूँ और उसके बाद बाइक निकालता हूँ और सीधा अपने फैक्ट्री की तरफ भाग लेता हूँ। वही मेरा दोस्त मुझे मिलता है, वो भी फैक्ट्री अब पहुँचने वाला था, रास्ते में मिल जाते हैं और तब मैं रुकता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ और तब वो मुझ पर नाराज होने लगता है और कहता है कि मैं तुझे बोल रहा था ना कि तू घर में अकेले है। देख तेरे जो पिताजी है ना, तू कहता है ना कि वो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में दोस्त बहुत शक्ति होती है। तेरे जो पिताजी हैं, वो पूजा पाठ करने की वजह से वो प्रेतात्मा उस घर में रह नहीं पाती थी और वो तुझे बस स्टॉप पे मिली थी। तुझे समान लड़की के रूप में मिली थी। दोबारा उस घर में वो आना चाहती थी और तेरा जरिया बनाती है और फिर उस घर में पहुंच जाती है। तेरे पिताजी तो थे नहीं, अब गांव गए हुए थे। पूजा पाठ उस घर में कोई करता ही नहीं तेरे पिताजी के अलावा। ना तू करता है, ना तेरे माताजी करते हैं। तेरी माताजी भी नहीं थी, तू घर में अकेला था। मौका मिल चुका था और इसलिए उसने अपना पावर दिखा दिया। लेकिन शुक्र है दोस्त कि तू अभी तक जिंदा है। आज मेरे घर पर चलेगा। मैं सही में इतना खौफ में भरा हुआ था, काम में तो दिल ही नहीं लगता था। जैसे तैसे पूरा टाइम खत्म होता है और तब मैं अपने घर की तरफ जाता नहीं, अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ। 2 दिन मैं दोस्त के घर पर रुकता हूँ और इसके बाद तीसरे दिन पिताजी आ जाते हैं। अब पिताजी आते हैं ना तो मैं पूरी घटना को विवरण देता हूँ और वो मेरी तरफ देख करके कहते हैं, सच सच बता, तेरे साथ में ऐसा ही कुछ हुआ था? और तब मैं कहता हूँ कि हाँ पिताजी। ये बात मेरी माँ सुन नहीं पाई थी। हम दोनों अलग में बात कर रहे थे। अगर वो सुन लेती तो घर में कभी भी नहीं रुकती। और तब पिताजी कहते हैं कि तू डर मत, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा कि इस घर में वो प्रेतात्मा दोबारा से कभी भी घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। ये घर को हम खाली नहीं करेंगे। मैं और तुम उसका गुलाम नहीं हो। ये घर अब हमारा है। हमने अपने पैसे इसमें खर्च किए हैं, उसका नहीं है। हम उस प्रेतात्मा को इस घर में कभी आने ही नहीं देंगे। हम उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे। वो दरवाज़ा कभी खोल नहीं पाएगी। मुझे नहीं पता था कि पिताजी
तंत्र मंत्र भी जानते थे। मैं पूजा पाठ तो करते हुए देखा था। पहली बार मुझे अब उनमें तांत्रिक नजर आया था। और उसके बाद वो घर को पूजा पाठ दोबारा से शुरू कर दिए थे। बाजार से कुछ सामान भी ले आए थे और एक अनुष्ठान करने लगे थे। हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर, हर दीवार पर गंगा जल छिड़क रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। मेरी माँ देख करके हैरान थी, बार बार मुझसे पूछ रही थी, तेरे पिताजी पागल हो गए, ये कौन सा पूजा कर रहे हैं? ऐसा पूजा तो मैंने कभी देखा नहीं था। मैं जानता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं माँ को बताना नहीं चाहता था कि माँ डर गई ना तो फिर इस घर में कभी नहीं आएगी। आखिरकार जब पिताजी का पूजा संपन्न हो जाता है, तब कहते हैं मेरे से, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग गांव भी चले जाएंगे ना, तब भी उसकी हिम्मत नहीं है कि तेरे को आकर परेशान कर सके। उस घर में, इस घर में वो घुस ही नहीं पाएगी। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी जो मैंने कार्यविधि किया है उसको काट दे। हाँ, वाकई में ऐसा ही हुआ था। उसके बाद पिताजी भी और माँ एक बार अब मेरे ही संबंध में, शादी ब्याह के संबंध में बातचीत करने के लिए गांव गए थे। हालांकि मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। हाँ, तब मुझे रुकना पड़ा था। मैं पिताजी से कहा था कि पिताजी आप तो जा रहे हो, अगर वो प्रेतात्मा आ जाती है तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तब पिताजी हंसने लगे, हौसला बढ़ा, डर मत, डरने से भी काम खराब हो जाता है। अगर तू डरता नहीं ना तो वो तेरे साथ में ऐसा सलूक नहीं करती। तो थोड़ा हिम्मत दिखा, नौजवान लड़का है। आज जो मैंने जो काम किया है, जो तंत्र मंत्र का उपयोग किया हूँ, कभी भी उस तंत्र मंत्र का काट उसके पास नहीं होगा। वो कभी भी दरवाजे को लांघ नहीं पाएगी। तो हिम्मत मत छोड़ा कर। मैं रात भर तो डरा रहा। जरा सी आहट होती थी ना, मुझे लगता था कि वही प्रेतात्मा आ गई है। मैं डर जाता था। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। जरा से भी हल्का सरसराहट होता था। पीछे में कुछ पेड़ भी थे और जब तेज हवा चलती थी, तब जब खिड़की हिलती थी तो मुझे लगता कि अब खिड़की रास्ते से आ रही है, दरवाजे से नहीं। अब खिड़की रास्ते से आ जाएगी। रात भर मैं सही ढंग से सो नहीं पाया था, लेकिन मेरे मन का वहम था। मेरे पिताजी ने जो तंत्र मंत्र का उपयोग किया था, शायद उसकी काट उस प्रेतात्मा लड़की के पास में नहीं था। और उसके बाद वो प्रेतात्मा कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं आई, ना मुझे बाहर भी दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी अमित जी की भेजी हुई घटना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपने घटनाक्रम को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात नया घटना, नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।